बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर, मुल्क की सियासत के अंदर तलखी उरूज पर है और ये अब से नहीं है। पिछले तकरीबन 3 से 4 महीने ऐसे ही गुजरे हैं जब से इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करने के लिए बाकायदा तौर पर एक मुहिम का आगाज़ किया गया। इमरान खान साहब की हुकूमत तो चली गई, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, जिसे मैं हमेशा मुस्लिम लीग लेड हुकूमत कहता हूँ, उसके लिए भी मसाइल का अंबार है। सबसे बड़ा मसला मुल्क की मईशत है, जो कि आज भी मौजूद है। उसके हवाले से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। आज खबर ये आ रही है कि जनाब इसहाक डार साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। गो के वो इस वक्त अदालती मामलात के हवाले से मफरूर हैं, लेकिन वो वापस आएंगे। फिर वो उनको वजारत ख़जाना का कलमदान उनको सौंप दिया जाएगा। ये तमाम इतलात आज गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर और पावर कॉरिडोर्स के अंदर। साथ ही साथ जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, वो अपनी जगह बात मौजूद है कि क्या इमरान खान साहब बकौल उनके एक पूरी कैंपेन जो उन्होंने चलाई, और आज भी वो अब इमरान खान साहब जब कैंपेन का आगाज़ उन्होंने किया है, एक सियासी कैंपेन का, बाई इलेक्शंस होने वाले हैं पंजाब के 20 हलकों के ऊपर। ये वो लोग हैं जो कि मुनहरिफ हुए और जिन्होंने अपनी पार्टी से बेवफाई की, फिर डी-सीट हो गए। आज जब इमरान खान साहब उनके खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं, सियासी मुहिम का, इलेक्शन मुहिम का, तो इमरान खान साहब आज भी ये कह रहे हैं कि अंपायर इन्होंने साथ मिलाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो इन्हें शिकस्त देंगे। जहाँ ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बातें की इमरान खान साहब के हवाले से, अभी कुछ देर पहले जनाब फवाद चौधरी साहब, जो कि रूह रवां भी तस्वुर किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब को दिफा का वज़ीर लगाना ख़तरनाक है। इमरान खान पर तनकीद करना उनका हक है, लेकिन उनकी दिमागी हालत अभी तक माजी करीब के एक सदमे से बाहर नहीं आ सकी और वो ऑल फॉल बक रहे हैं। जब तक माहिर नफ्सियात मुकम्मल चेकअप की बाद उन्हें क्लियर नहीं कर लेते, इस वजारत का चार्ज उनसे वापस लिया जाए। बहरहाल अगर ऑल फॉल की बात की जाए तो ऑल फॉल तो और भी बहुत से लोग फरमा रहे हैं। मैं लफ्ज़ बकना इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि सख्त लफ्ज़ है। और भी बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। जनाब इमरान खान ने जो पिछले कुछ अरसे में बातें की हैं, उनके ऊपर भी एहतजाज किया गया है, सवाल उठाया गया है। और ये भी कि जहाँ इमरान खान साहब पाकिस्तान की इदारों को ख़ास तौर पर जब फ़ौज के हवाले से वो न्यूट्रल की बात करते हैं, उन्होंने शुरू ये किया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, फिर वो न्यूट्रल, और अब उन्होंने उसको बाकायदा तौर पर एक मजाक बना दिया है। लोग उसका तमस्खर उड़ाते हैं उनके सियासी जलसों के अंदर, और बाकायदा तौर पर एक कैंपेन चलाई गई है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही है। लेकिन एक सेन व्यू भी आपको देखने को मिलता है जिसका ताल्लुक भी अपोजिशन से है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब वो बात करते हैं, गो कि वो इमरान खान साहब के इस पूरे मामले में इत्तेहादी हैं, लेकिन वो कहते हैं पूरी कौम को अपने आर्मी चीफ के ऊपर फ़ख्र करना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब ने तो नहीं कहा कि न्यूट्रल जो है वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब नहीं कह रहे, परवेज़ इलाही साहब नहीं कह रहे, तो यकीनी तौर पर परवेज़ इलाही साहब कुछ ऐसा देख रहे हैं जो कि शायद इमरान खान साहब को उस मुखालफत के अंदर नज़र नहीं आता जो वो आज कर रहे हैं। इसके हवाले से आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। आते हैं जो कि मुल्क की सियासत का रुख मोड़ने जा रहे हैं। एक अहम फैसला आज भी आया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जो ऐसे अरकान जिनको बाकायदा तौर पर अनाउंस करना था ECP ने, मखसूस नशिस्तों के ऊपर बाकायदा तौर पर अदालत ने हुक्म दिया है कि उनको अनाउंसमेंट की जाए, और बाकायदा तौर पर अब इलेक्शन कमीशन इसका पाबंद है। और उससे सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या जब इन नशिस्तों के ऊपर लोग नामजद कर दिए जाएंगे, इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर, तो क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब की पंजाब हुकूमत उनके पास रह सकेगी? क्या अददी अक्सरियत अब भी पंजाब के अंदर उस इत्तेहाद के पास है, या पलड़ा दूसरी साइड पे भारी हो जाएगा? ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, जो कि मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, बहुत शुक्रिया आपका सर। और जनाब तलाल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब। और जनाब मज़हर अब्बास साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं ज़रा आगा साहब, क्योंकि आप बहुत से मामलों में आज अपोजिशन भी हैं, लेकिन ज़रा सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। सर, ये इमरान खान साहब की सियासत ठीक है अपनी जगह, उनकी बहुत सी बातों के साथ आप इत्तफाक करते हैं, बहुत कुछ आप कहते हैं और बहुत सी बातों को एंडोर्स करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो एक कैंपेन उन्होंने बनाई या एक नैरेटिव उन्होंने बनाया, चले अगर कैंपेन का लफ्ज़ किसी को एतराज़ होता है, जो एक नैरेटिव बनाया और फिर उनके फॉलोअर्स ने उसके ऊपर कैंपेन बनाई जिसमें उन्होंने न्यूट्रल को रगड़ा, बहुत से सवालात उठा दिए, वो आपकी जमात की जानिब से नज़र नहीं आता। तो क्या फिर ये तसव्वुर किया जाए कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब फरमाते हैं कि मुल्क पाकिस्तानियों को अपने आर्मी चीफ के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए, तो परवेज़ इलाही साहब के जहन में कोई भी
इसमें इबाम नहीं है कि पाकिस्तान के इदारे इस वक्त न्यूट्रल हैं, उनका ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी तब्दीली के साथ, ना ही किसी इलेक्शन के साथ। देखिए मुनीब, ये इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जमात जो है वो पीटीआई की इत्तेहादी है, लेकिन इंडिपेंडेंट एक जमात है और पॉलिटिकल पार्टी है। और हमारा जो हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं और डिफरेंट हो सकती हैं। ये एक मामला नहीं, कई मामलात के अंदर इख्तिलाफ राय, आपको पता है जब इक़्तिदार में भी थे तो उस वक़्त भी हम इख्तिलाफ राय करते रहे और तनकीद भी करते रहे जी। और बहुत सारी पॉलिसीज़ के ऊपर मोतरज़ भी रहे और बेसिक जो एग्रीमेंट था उनके साथ उसके ऊपर भी हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको बार बार उनकी तवज्जो भी दिलाते रहे, एजिटेट भी करते रहे। तो ये पार्टियों के दरमियान अलायंस होने से ये नहीं होता कि भाई हर लफ्ज़ वही बोलना है जो दूसरी जमात बोल रही होगी। ना हम उनसे कोई तोको इस किस्म की करते हैं, ना उनको करनी चाहिए। मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और हम अफवाज पाकिस्तान को जिस कदर की निगाह से देखते हैं वो दूसरों को भी देखना चाहिए। ये मेरे ख्याल में उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के अंदर। माजी करीब के अंदर जो उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तानी कौम ने कुर्बानियाँ दी, वो तो मेरे ख्याल में सुनहरी रूप में लिखने वाली चीज़ें हैं। इसलिए हम उनके खिदमात के मोतरफ हैं और उनकी तायद और हमायत करते रहे और करते रहेंगे। यानी कि आप इमरान खान साहब के सर जो इमरान खान साहब का बयानिया इस हवाले से है, आपने कहा ठीक है आप उनके इत्तेहादी जरूर हैं लेकिन कोई एक पेज पर होना जरूरी नहीं है हर मामले को, पर ये भी दुरुस्त मान लिया, लेकिन खुद को आप डिस्टेंस करते हैं उस बयानिया से जो कि इमरान खान साहब चला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब बाई इलेक्शन होने वाले हैं। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब क्या फरमा रही थी, जरा वो भी सुन लीजिए और मैं आपसे जवाब चाहूंगा क्लैरिटी से, क्योंकि आप वैसे बात करते हैं, लेकिन जरा इसको सुन के मुझे जवाब दीजिएगा। सर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब क्या फरमा रही थी आज, जरा सुनिएगा। हम सुन रहे हैं ये किस्सा कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल है, हमारे इतला के मुताबिक न्यूट्रल नहीं है। मैं मीडिया की वसादत से कहना चाह रही हूँ न्यूट्रल जो है वो जरा न्यूट्रल ही रहे, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। आगा साहब इलेक्शन होने वाले हैं, जारी बात है बाई इलेक्शन बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन होगा, बड़ा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वजारत आला इवेंचुअली कोई रिटेन कर पाएंगे हमजा शहबाज शरीफ साहब या वो मामला आपकी तरफ आ जाएगा। लिहाजा अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कह रही है कि न्यूट्रल नहीं है, आप क्या कहते हैं सर? आप एक स्टेक होल्डर है पंजाब के अंदर और बहुत आपकी भी इसके अंदर एक सियासी स्टेक इन्वॉल्व है, आप क्या कहते हैं कि क्या बकौल उनके न्यूट्रल की बात वो फौज के कर रहे हैं ना, क्लियर सी बात है, आपके नजदीक क्या है, न्यूट्रल है या नहीं है? लेकिन देखें मुनी, मैं नहीं कह सकता कि डॉक्टर साहबा जो है वो किसके मुतल्लिक कह रही थी, इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक। सर मैं जनाब ने दस देता है ना, वो फौज के बारे में कह रही थी सर। मैं इसके ये सर आपको पता है, आप बड़े ज़हीन हैं सर, आपको पता है। उनसे पूछा जाना चाहिए मेरे ख्याल में, ये बात तो उनसे पूछी जानी चाहिए। वैसे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि फ़ौज पाकिस्तान के मुतल्लिक इमरान खान ने भी कभी खुले लफ्ज़ों में कोई इस किस्म की बात नहीं की जो तौहीन अमेजी के जुमरे में आती हो। लेकिन ये न्यूट्रल सर चौधरी परवेज इलाही साहब रिकॉर्ड पे आगा साहब, सर गुजारिश सुन ले सर, चौधरी साहब बड़े मोहतरम है हमारे लिए, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। जब इमरान खान साहब ने वो न्यूट्रल जो जानवर होता है वो बात की तो चौधरी साहब ने बड़ा एतराज किया था मेहर बुखारी साहब से, जब उनका इंटरव्यू चला उन्होंने कहा ये क्या बात है करने वाली, ये तो बड़ी मज़ाक़ खेज बात है, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एतराज किया था सर। तो इमरान खान साहब ने वो एक अल्फाज तो इस्तेमाल किए और बड़ा तमस्खर उड़ाया गया। आज भी वो कहते हैं न्यूट्रल फलाना हो गया, न्यूट्रल ऐसे हो गया। उनकी पूरी जमात देखिए ना, वो अब एड्रेस ही इस तरह करती है पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कि न्यूट्रल हमारी इतला के मुताबिक न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल रहे तो बहुत अच्छा है। तो सर ये तो सबके सामने देख, ये आपकी राय जो है अपनी जगह पे दुरुस्त होगी, मैं उस पर मोतरज नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सवाल बनता है पीटीआई के साथ। अच्छा जी, ये हमारे साथ नहीं बनता। हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, हम अफवाज पाकिस्तान
के पहले भी मोतरज थे, उसकी उनकी खिदमात के उनकी कुर्बानियों के मोतरज आज भी हैं, कल भी थे और आइंदा भी हम रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान का कमज़ोर होना ये किसी तौर पर भी मुल्क के मफाद में नहीं है। बिल्कुल सही। ये मुल्क के मफाद में मजबूत अफवाज पाकिस्तान जो है वो सबसे अवलियत रखती है, और हम हमेशा इसी नीयत और इसी कायदे कानून के तहत हम अफवाज पाकिस्तान की बहुत अच्छी बात। वक्त के साथ बदलने वाले नहीं हैं। ये दूसरी जमातें जो है वो बदलती रहती हैं। ये सही बात कह रहे हैं आप। वो कभी डॉन लीग जी, मैं पास जाऊंगा। कामर अली आगा साहब, आप ही की तरफ इशारा कर रहे थे तलाल चौधरी साहब कि कभी आप बदल जाते हैं, कभी आप कोई अपना व्यू बदल लेते हैं। आजकल आप जाहिर बात है हुकूमत में हैं तो आपका व्यू मुख्तलिफ हो गया है, लेकिन सवाल वही है कि अब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इस लेवल पर तनकीद चली गई है इमरान खान के खिलाफ, और आप लोगों ने पता नहीं क्या कौमी मुजरिम और पता नहीं क्या क्या गर्दान रहे हैं और कह रहे हैं कि जी नफरत की सियासत फैला रहे हैं और मुल्की इदारों के ऊपर कोई बैरूनी एजेंडे के तहत हमला कर रहे हैं। थोड़ा हाथ हौला रखिए चौधरी साहब, इतने आगे मत जाइए। ये इनका प्रॉब्लम है ना जी कि ये खुद जो मर्जी कहते रहें, और आप जरा इमरान खान की लाहौर की तकरीरें देख लें कि वो किस तरह वजीर आजम वजीर आला के नाम लेके पुकार रहे हैं। इससे पहले वो जो कौमी लीडर है पाकिस्तान के, उनके किन नामों से वो पुकारते रहे, किस तरह एक्टिंग करते रहे। चले सियासतदानों के साथ तो उनकी सियासी दुश्मनी है, उसके बाद वो जो जितने लोग हैं आईजी और चीफ सेक्रेटरीज को किस तरह पुकारते रहे हैं, कैसे कहते रहे हैं, और उसके वो तो दूर की बात, इसके बाद न्यूट्रल वो उन्होंने एक ताना बना दिया है तनकीद, और उसके बाद उसको नाम ले लेके वो जो करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो जो नफरत वाली बात है या ये बात के सख्त अल्फाज और गैर मुहज्जब गुफ्तगू, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू, तो कौमी लेवल पर अगर कोई वर्ल्ड कप दिया जाए तो इमरान खान उसके भी मुस्तहिक होंगे। और मेरा ख्याल है कि मजहर अब्बास साहब बैठे हैं, इन्होंने तारीख में बेशुमार लीडर्स देखे होंगे, कौमी लीडर्स जो कि मुख्तलिफ कैंपेन चलाते रहे और अपने बयानात देते हैं। मुझे जरा कोई असरे हाजिर में या करीब माजी में ऐसे बंदे गिना दें जो कि कौमी लीडर हो और उनकी लैंग्वेज इमरान खान जैसी हो, तो मेरा ख्याल है जैसा इमरान खान वैसा ही तर्जमान, वो तो इसी तरह फवाद चौधरी का यही कहना बनता था। नहीं, वैसे चौधरी साहब एक बात है, अंदाज़े बयान मुख्तलिफ हो सकता है, अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कहने को तो बहुत सी बातें की गई हैं, नेम कॉलिंग की गई है, सर्विंग आर्मी चीफ, DGI, इनके नाम लिए गए हैं आप ही के जलसों में, जनाब नवाज शरीफ साहब ने लिए हैं और कहा है कि जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। तो किसी ने वैसे गुंजाइश छोड़ी कोई नहीं अपने वक्त में। देखिए मैं ये कह रहा हूं, देखिए मुहज्जब अंदाज में गुफ्तगू करना, किसी का नाम लेना, तनकीद करना, किसी को जानवर नहीं कहा, किसी के उल्टे नाम से नहीं पुकारा, किसी को जलसों में मौलाना फजलुर रहमान को क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो के बारे में क्या गुफ्तगू करते हैं, किस तरह की घिरी हुई गुफ्तगू, उसके बाद इसी तरह शहबाज साहब के बारे में, हमजा साहब, मैं इसी तरह खवातीन में मरियम साहबा के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो मैं कह रहा हूं कि अल्फाज का चुनाव और पार्लिमानी जो एक तरीकाकार है बात करने का, मैंने तो आप छोड़ देता हूं, चले ये तो सारी चीजें हर तरफ मौजूद है, गूगल पे हर जगह। मैं तो कहता हूं मजहर अब्बास साहब बड़ी तारीख, एक वो इस प्रोग्राम में है, बड़ी तारीखी वो जानते हैं, भाई इतने अल्फाज का इस्तेमाल की बात करता हूं, तनकीद करना सबका हक है, नाम लेना, लेकिन इस तरह की नेम कॉलिंग, और नेम कॉलिंग भी उल्टे नाम, और उसके बाद गुफ्तगू का अंदाज जो लच्चरपन है वो इमरान खान से ज्यादा अगर किसी में है तो मुझे चुला के मैं मदर साहब बाकायदा तौर पर लफ्ज तलाल चौधरी साहब ने इस्तेमाल किया है लच्चरपन। अब मैं आप मुझसे, आपकी उर्दू मुझसे बहुत बेहतर है सर, और आप तारीखी तौर पर भी जानते हैं, क्या इस लेवल की तनकीद हुई है जो कि इमरान खान साहब ने की इक़्तिदार से निकलने के बाद, खास तौर पर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उस लेवल की जो पहले किसी ने की? देखिए बड़ी अफसोसनाक तारीख है हमारी मुनीब इस हवाले से, और अपने मुखालफीन को जिस अलकाब से नवाजा जाता था 70s में एज ए स्टूडेंट हमने देखा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने
चाहे वो क़य्यूम ख़ान हो, असगर ख़ान हो, इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो उनके हवाले से तंज़ के लहजा इस्तेमाल किया गया, तल्ख़ भी लहजा इस्तेमाल हुआ और मुख्तलिफ अलक़ाब से नवाजा गया, उसको यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर 88 में मैंने देखा, और जो तलाल यहाँ मौजूद है, मैं उस जलसे में था जिस जलसे में वो तस्वीर गिराई गई थी जिसमें प्रेसिडेंट फोर्ड IGI का आखिरी जलसा था गालिबन लाहौर में, जब वो जो है तस्वीर गिराई गई थी जिसमें बेगम नुसरत भुट्टो को डांस करते हुए दिखाया गया प्रेसिडेंट फोर्ड के। फिर शेख रशीद फिर शेख रशीद साहब ने जो जलसों में ज़बान इस्तेमाल की और जो बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बातें की, वो तो यहाँ आप दोहरा भी नहीं सकते। सही। और इसी तरीके से और ये नवाज शरीफ साहब की प्रेजेंस में ये सारी जलसे होते थे। अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ें नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने भी जो है वही चीज़ें अपनाई हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब पहले तो ये था ना कि प्रिंट मीडिया का ज़माना था, अखबारात जो है वो किसी हद तक खुद भी रुक जाते थे, उनको प्रिंट करने के हवाले से बाज़ उसको सेंसर कर देते थे। लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का ज़माना है, करोड़ों लोग सेकंड्स में सुन लेते हैं जो बात आपकी ज़बान से निकल जाती है। बिल्कुल सही। असल ये कि इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। रोकने के लिए सियासी जमातों को कोई ज़ाब्ता इखलाक बनाना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे और ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ होती जाएंगी, बिगड़ती जाएंगी। आज मुस्लिम लीग नून इमरान खान पे रख देगी, इमरान खान कल किसी और पर रख देंगे। खुदा के लिए जो अपनी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए कोई तो एक ऐसा एथिकल ग्राउंड्स बनाएं कि जिसकी बुनियाद पर आप बिल्कुल तनकीद करें और सख्त तनकीद करें। लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, अब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी मैं अगर बयान करता चलूँ कि किस तरह की वो इस्तेमाल हुई है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल आउटबर्स्ट होता है। आज जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा, और मुझे इसलिए एतराज़ उस पर नहीं है कि उन्होंने ये बात की, अब इसका जवाब आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। उन्होंने ये कहा ना, ब्रिगेडियर का नाम लिया ना, इमरान खान ने भी 2013 में एक ब्रिगेडियर का नाम लिया था। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने बिल्कुल एक सिटिंग ब्रिगेडियर का नाम लिया, तो इसका जवाब आना चाहिए कि क्या उनकी बात में हकीकत है। उनकी बात में हकीकत है तो ये बड़ा संजीदा मामला है, क्योंकि देखें पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन बहुत ही क्रिटिकल हैं, इसलिए कि पंजाब की गवर्नमेंट का मेक एंड ब्रेक है। मुनीब, ये जो सिचुएशन है, और मुस्लिम लीग नून, ये मेरी ज़ाती राय है कि मुस्लिम लीग नून इस पूरी अदम एतमाद की तहरीक में सबसे बड़ी लूजर है, और ये आप आज नहीं तो आप देख लीजिएगा आगे चल के। सही। सबसे ज्यादा देखिए, ज़िमनी इलेक्शन में तलाल भी कैंपेन कर रहे होंगे। ज़िमनी इलेक्शन में ये बता दें, क्या उन्हें उस रेजिस्टेंस का विद इन पार्टी सामना नहीं है कि आप उन कैंडिडेट्स को टिकट दे के इलेक्शन लड़ा रहे हैं जिनके खिलाफ 2018 में आपने खुद कैंपेन की थी। बिल्कुल सही। आपके वर्कर्स ने कैंपेन की। तो मुस्लिम लीग नून अपने आप को जिस 7 मार्च की पोजीशन पर देखे कि वो कहाँ खड़ी थी, और वो मुसलसल बाय इलेक्शन जीत रहे थे, हर चीज उनके फेवर में जा रही थी, और मुस्लिम लीग नून आज किधर खड़ी है। अच्छा सर, इसको ये आपने इंपॉर्टेंट इशू रेज किया। अच्छा आगा साहब, मुझे जरा ये फरमाइएगा, अब ये मखसूस नशिस्तों के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म कर दिया ईसीपी को जाहिर बात है करना पड़ेगा, या कोई ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, लेकिन अदालत का बड़ा वाज़ेह हुक्म है। इसके बाद अददी अक्सरियत आपकी, यानी चौधरी साहब की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और PTI की, वो आपके नज़दीक क्या बन जाती है? फिर ज़रा ज़मीनी इंतखाब के हवाले से मैं बात करूँगा, लेकिन ज़रा पहले अगर मुझे आप इख्तिसार से बता दें कि क्या नंबर है आपके पास, और आपको लगता है कि आप एक बड़े क्लोज मार्जिन के अंदर आप आ गए हैं, या आपकी अददी अक्सरियत हुकूमत से ज़्यादा है? देखें, जो मेरी काउंट है उसके मुताबिक तो एक वोट पहले भी हमारा इस वक्त भी हमजा शहबाज से ज्यादा है। चले अगर नहीं तो बराबर जरूर है, ठीक है। अगर बराबर हैं तो उसके बाद 5 वोट मजीद शामिल हो जाएं तो हमारे हो जाएंगे 177। और अगर 177 हो जाते हैं तो रिक्वायर्ड नंबर होता है 186 जी। वो पहली काउंट के अंदर जरूरी है कि वो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस
उसको कहा जाता है, यानी टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी। ठीक है। तो वो बनते हैं 187। 187। और अगर किसी के पास रिक्वायर्ड नंबर 187 ना आए तो फिर दूसरा जो है राउंड होता है, और उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक हो गया। वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तरफ से नहीं ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप कानून दान है। मैं तो एक छोटा सा एक कानून का तालिब इल्म हूँ। तो मेरे नजदीक दूसरे काउंट के अंदर चौधरी परवेज आई जो है वो जीतेंगे, और वो कोई दूसरे दिन काउंट नहीं होता, वो दूसरा राउंड उसी वक्त हो जाता है। बिल्कुल सही। सेम डे एंड टाइम, यानी अगर अभी काउंट हुआ है तो उसके बाद दोबारा वो उसकी राउंड शुरू हो जाता है और वोटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। और वो प्रेजेंट वोट जो है उसमें जो मेजॉरिटी में होगा वो जीत जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो चाहिए, वैसे तो अगर पार्लिमानी रवायात को देखा जाए तो इस सूरत के अंदर जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है वो आज खुद रिजाइन करके ऑफर करता है कि जी आए और री इलेक्शन करवा ले। ठीक है। तो अगर ना हुआ तो वैसे एक पिटीशन पेंडिंग है, मेरे ख्याल में मुझे पता नहीं किस दिन लगेगी, लेकिन इसी हफ्ते में वो लगनी है, और शायद कल परसों किसी दिन उसकी डेट हो। उसके अंदर मेरे ख्याल में ये सिंपल आर्गुमेंट तो हो चुका हुआ है, तकरीबन फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे, और वो बड़ा सिंपल सा जो ठीक है वो कायदा है। ठीक है सर, जो मैंने पहले बयान किया यही बात है, उसके अंदर मेरे ख्याल में कोर्ट की तरफ से एक अच्छा फैसला है। ठीक है। अच्छा, लेकिन आगे बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं आगा साहब, कम से कम चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है, लेकिन आप भी यहाँ सियासत करते हैं, क्या ऐसे शवाहिद मौजूद हैं या आपको इतलात है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई इलेक्शन के अंदर कोई धांधली का प्रोग्राम है, या उसके अंदर कोई शफाफियत का एलिमेंट नहीं होगा उन बाई इलेक्शंस के अंदर जो कि होने जा रहे हैं? देखें, ये चीज़ें सारी ज़ाहिर है कैंडिडेट को पता होता है, या कैंडिडेट के जो वो मुतलका लोग होते हैं, पोलिंग एजेंट होता है या उनके कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनको पता होता है। हम तो उनके सपोर्टर हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे इल्म में इस किस्म की बात ना वो लाए हैं, ना उन्होंने जरूरत समझी है। ठीक है। अगर हमें शेयर करेंगे तो फिर आपको मैं बता दूंगा। बिल्कुल ठीक है। कि अभी तक आपसे शेयर नहीं की गई कि किसी किस्म की धांधली होने जा रही है, ना ही आप जो धांधली तो ये मुझे जो है वो समझाने की बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ना, ये तो आप मुश्किल तरीन काम जो है वो इनके खिलाफ, ये बड़े टैक्टिक्स जानते हैं। अच्छा। और हुकूमत इनके पास हो, और ये सारी इंतजामिया अपनी लगाते हैं, सारे पोलिंग स्टाफ अपना लगवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और हल्का बंदियां अपनी मर्जी की करवाते हैं। बिल्कुल ठीक। यानी कि आपको लगता है इनके खिलाफ अगर ये हुकूमत में हो तो बाई इलेक्शन लड़ना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। जलाल चौधरी साहब, और सेग्रीगेशन ऑफ वोट्स के अंदर ही मार दे देते हैं। अच्छा, ठीक है। यानी कि बहुत सारी बकौल आगा साहब कंडी मार जाते हैं, बहुत सारे काम। चौधरी साहब, फिर आपने फुल टाइम प्लानिंग की हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पता नहीं न्यूट्रल से ज़्यादा गिला है अब, या इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा गिला है अब। जिस तरह मदद साहब बता रहे थे, लोगों के सर्विंग लोगों के नाम वो भी ले रहे हैं, तो को आपने प्लान बना लिया है फिर 20 में से कितनी सीटें देनी है पीटीआई को, या सारी खुद ले जानी है, और किस तरीके से ले जानी है? मेरा ख्याल है कमल अली आगा साहब भूल गए हैं, जिमनी इलेक्शन लड़ना फिर भी आसान है, असेंबली की कार्रवाई चौधरी परवेज लाई के होते हुए उससे भी मुश्किल है। यानी मैंने कम अज कम आपने देखा होगा कि असेंबली और चौधरी का डेरा ही बन गई है जी। जिदन दिल करता बंद कर देंगे, जिदन दिल करता खोल देंगे, जिदन दिल करता बंद कुट देंगे, जिदन दिल करता फुल पेश कर देंगे। तो गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है कि हम रवायात पार्लिमानी क्या है उसकी सब अक्स जो है वो आपको जो ये पंजाब असेंबली की कार्रवाई है पिछले 2 महीने की वो देख लें। और उसके बाद रही धांधली, आपके कैमरे, सोशल मीडिया, और उसके बाद इतने जराए हैं, और सिर्फ 20 सीटों पर इलेक्शन है। 20 सीटों के इलेक्शन पर हर पोलिंग स्टेशन पर
सोशल मीडिया के कैमरास होंगे और अब लोग जो है किसी की अमल दखल जो है वो 1 मिनट में पता चल जाता है। और हम देखिए ना, के कारकर्दगी की बुनियाद पर या कंपैरिजन है कि एक तरफ क्या बुजदार को फिर इस पंजाब पर मुसल्लत करना है या फिर हमजा शहबाज बेहतर है, और क्या पंजाब को नून लीग ने बेहतर चलाया है या पीटीआई ने ट्रीट बेहतर किया है। सो पंजाब के लोग जो है उन्होंने फैसला करना है कि पंजाब वापस गोगी को जाएगा या पंजाब नहीं बट अब तो अगर वजीर आला होंगे तो पीटीआई की तरफ से चौधरी परवेज इलाही साहब होंगे। अब वो जो चैप्टर आप कह रहे हैं पुजदार साहब तो नहीं होंगे ना? वो जब होंगे, मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ ना जी, जब होंगे तब बात है ना। मैं अभी तो मैं आपको पहले की बात, और दूसरी बात ये है कि ये तलाल से इजाजत मुझे ले दे जी तो मैं चौधरी परवेज इलाही की और तलाल चौधरी की एक वीडियो चलवा दूं आपके अपना प्रोग्राम के अंदर, तो वो मेरे ख्याल में सारा फैसला हो जाएगा। ये पुरानी बातें ना ही करे तो बेहतर है। ये इन्होंने 2 डिक्शनरियां रखी हुई हैं जो जब ये इक्तदार भी होते हैं ये नई डिक्शनरी पकड़ लेते हैं और इनके मानी भी और होते हैं। पार्लिमानी निज़ाम भी इनका अपना होता है और इनका पार्लिमानी निज़ाम, ये इनकी असम्बली जो है वो ईवान इकबाल में चलती है और जो स्पीकर है उसकी जगह पे ये एक डिमी स्पीकर बना के बजट पेश कर देते हैं। ये माशाल्लाह इनकी खूबियां तो मैं अगर बयान करनी चाहूँ तो मैं 2-4 किताबें लिख सकता हूँ। अच्छा चले ठीक जी साहब। कामल अली आगा साहब बड़े हैं, 100 बिस्मिल्लाह वीडियो लेकर आए, चलानी चाहिए और फिर दुनिया को पता चलनी चाहिए। लेकिन गुजारिश ये है उससे जो पंजाब असेंबली का कंडक्ट है वो छुपाया नहीं जा सकता। सो अगर पार्लिमानी रवायात है तो इस वक्त स्पीकर को स्पीकर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जिस तरह पुराने गवर्नर को प्रेशराइज किया गया, जिस तरह का खेल पिछले 2 महीने में खेला गया वो सबको पता है। ठीक है। बाकी बाई इलेक्शंस मैदान खुला है और मेरा ख्याल है रोने की बजाय यहाँ पर अब लोग जिसको वोट देंगे रोता वो है जो हारता है। ठीक है। तो पीटीआई के रोने का मकसद ये है कि वो हारने जा रही है। अच्छा चलो ठीक है। पहले रो रही है, वक्त से पहले एम्पायर कह के रो रही है। अच्छा चले लास्ट वर्ड मदद साहब जरा बताइएगा सर, एज सिटिंग गवर्नमेंट को होता है लेकिन आप भी एग्री करेंगे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बाई इलेक्शन, खास तौर पर वो जो आगा साहब ने कहा जब ये हुकूमत में हो तो जीतना बहुत मुश्किल होता है। देखिए मुनीब, ये जो बाई इलेक्शन है ना ये बहुत बाकी बाई इलेक्शन से बड़े मुख्तलिफ हैं। ठीक है। इन बाई इलेक्शन पे दारो मदार है पंजाब हुकूमत का, कि पंजाब हुकूमत रहती है या जाती है। ठीक। लिहाजा ये इलेक्शन बहुत टेंस भी होंगे। इलेक्शन कमीशन पर जाहिर है बहुत ज्यादा दबाव भी है और इलेक्शन कमीशन को ये कंडक्ट भी करना है। ठीक। और अंपायर्स के बारे में मेरा हमेशा से ये मौकिफ है कि अंपायर्स को अंपायरिंग करनी चाहिए, खेल खेलना नहीं चाहिए। अंपायर खेल बिल्कुल, अगर वो अंपायरिंग करें तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। आपके इस प्रोफेटिक बात के साथ कि अंपायर को अंपायर ही रहना चाहिए, उसको प्लेयर नहीं बनना चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते जी, जब वापस आएंगे मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमारा साथ दिया। ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे, फेडरल शरीयत कोर्ट ने अप्रैल के आखिर में एक अहम फैसला दिया कि मुल्क का अंदर जो सारा निज़ाम है उसको सूद से पाक किया जाए। 5 साल का अरसा दिया, दिसंबर 2027 तक इसको रिबा फ्री कर दिया जाए। इस फैसले के ख़िलाफ़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अपेरेंटली नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और चंद निजी बैंक अपील में गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जो प्ली ली जा रही है वो ये है कि मज़ीद वजाहत दरकार है फेडरल शरीयत कोर्ट के इस फैसले की। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि इस फैसले के पीछे जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट की तरफ से आया एक लंबी हिस्ट्री है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अप्रैल 2022 यानी 28 अप्रैल 2022 को फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक तारीखी फ़ैसला दिया जिसके तहत जो सूदी निज़ाम है उसको शरिया के ख़िलाफ़ करार दिया गया। ये बाकायदा तौर पर एक जजमेंट थी जो कि एक बड़ी प्रोलॉन्ग जजमेंट थी और बड़ी कहा जाता है कि इट वाज अ मच अवेटेड जजमेंट, और इसका सिलसिला बहुत अरसा पहले से शुरू होता है। और बाकायदा तौर पर फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस हवाले से डायरेक्शन दी है कि जितने भी इस वक्त लोन फैसिलिटीज़ हैं उनको शरिया के मुताबिक इंटरेस्ट फ्री किया जाए, और इसकी तकमील के लिए उन्होंने तकरीबन 5 साल का वक्त दिया, यानी दिसंबर 2027 तक का वक्त दिया है। अब जहाँ पर इसके हवाले से फेडरल शरीयत कोर्ट के इस फैसले को बहुत सताइश मिल रही थी, बहुत तारीफ़ की जा रही थी,
कुछ कमर्शियल बैंकों ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ एक अपील की है। ये बात ज़रूर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत की है जी कि हम मज़ीद क्लैरिटी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, क्योंकि चंद हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, हम एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा हैं और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनको हमें बड़ी बारीकबीनी से देखना होता है। सिर्फ हमने क्लैरिटी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है ताकि वो फैसला जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट की जानिब से आया है उसके ऊपर मज़ीद क्लैरिटी आए, मज़ीद वजाहत आए, ताकि जो भी फैसला फाइनली आए उस पर अमल दरामद की जाए। अब उसके हवाले से इस अपील के ऊपर जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की है, कमर्शियल बैंकों ने की है, एक तनकीद ये की जा रही है कि ये भी हीले बहाने हैं और डिले करने का एक प्रोसेस को तरीका है, क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन 30 साल का अरसा गुजर गया इस फैसले को फाइनली आने में। क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या जिस तरह के मसाइल से हम आजकल दो चार हैं और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी मौजूद हैं और बहुत से इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ज़ुबू हाली का इस वक्त शिकार है और बहुत ही अपहिल टास्क है इसको रिवाइव करना या टर्न अराउंड करना, और हुकूमत कोशिश भी कर रही है। ऐसी सूरत हाल में रिबा फ्री कर देना पाकिस्तान की तमाम बैंकिंग को या पाकिस्तान के जो सारा निज़ाम है, ये किस हद तक मुमकिन है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिटर इन्वेस्टिगेटिव्स जनाब अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैंने आपका कॉलम भी आज पढ़ा, इनफैक्ट बहुत से लोगों को मुझ समेत जिनको शायद इसका बैकग्राउंड नहीं पता था, आपने आज अपने कॉलम के अंदर वो भी शेयर किया है और आपने उसका उन्वान बड़ा ज़बरदस्त रखा कि शरीफ फैमिली के लिए बड़ी आजमाइश है। यानी उसके अंदर आपने बाकायदा तौर पे बताया कि सिलसिला शुरू कब हुआ। पहला फैसला जब आया 1992 में तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और अब उनके भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। सर, लेकिन सवाल ये, स्टेट बैंक ने भी जो अपील दायर की, आप उसकी प्रेयर यकीनी तौर पर आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, जो अब तक उसको मैंने भी देखा है, उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि जी हम वजाहत मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, हम चाहते हैं कि ज़रा क्लैरिटी आ जाए। खिलाफ का लफ्ज़ वो कहते हैं हम नहीं हैं इसके, और हम खुद चाहते हैं कि जो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है उसके तहत सारा मामला आगे चले। जी मुनीर, सबसे पहले तो अल्लाह आपको जज़ा दे कि आपने ये इशू टेकअप किया है, बिकॉज अदरवाइज आप टेलीविजन चैनल्स को देखें, टॉक शोज को देखें, ये इतना अहम मसला है जिसका ताल्लुक हमारी दुनिया से है, हमारी आखिरत के साथ है। और जो कुरान और हदीस में जिस किस्म की मतलब है कि सूद के बारे में जो कुछ लिखा गया और जो कुछ कहा गया और जो अहकामात हैं वो इतने सख्त हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हमारा मीडिया इसको देख रहा है और ना मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि वो भी, आप इमरान खान साहब भी बात नहीं कर रहे, मौलाना फजलुर रहमान अनफॉर्चुनेटली हालांकि गवर्नमेंट में वो बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और क्या, बल्कि ये तो चूंकि इत्तेहादी हैं और इन्होंने तो वो जो स्टेट बैंक और ना सिर्फ स्टेट बैंक बल्कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको चैलेंज किया और भी कुछ निजी बैंक हैं। अच्छा देखें, प्रॉब्लम ये है कि ये वो मसला है कि जिसकी वजह से हमारा, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि बेसिक बिलीफ का मसला है, फेथ का मसला है। और सोल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरह तकी उस्मानी साहब, वो ज़ाहिर है खुद भी वो खुद जज भी रहे, सुप्रीम अपीलेट जो इस्लामिक कोर्ट थी उसके भी वो जज रहे। इसी लिहाज से जो और भी जो मुख्तलिफ लोग हैं, अब ये है कि एक तरफ आप इस्लामिक इकोनॉमिस्ट को बिठाएं और दूसरी तरफ आप जो है जो हमारे कन्वेंशनल जो इस वक्त जो हमारे फर्ज करें कि आपके जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आपस में इंटरेक्शन करवा के एक वे फॉरवर्ड 5 साल का टाइम दिया है फेडरल शरीयत कोर्ट ने। 30 साल ज़ाया कर दिए। पहले 92 में यही फैसला आया था, 30 साल ज़ाया हो गए। कोई पॉलिटिकल विल अनफॉर्चुनेटली कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, कोई गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड नहीं थी कि हम इस चीज को मतलब है कि किस तरीके से हम इससे जान छुड़ाएं। और इसका चूंकि ताल्लुक में वही मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट की वजह से आप अगर इस्लामिक टीचिंग्स को एक साइड के ऊपर रख दें, जो लोग कर्जे लेते हैं बैंकों से, आप उनकी हालत देखें कि उनके साथ किस किस्म का मतलब है एक्सप्लॉयटेशन होती है और कितनी सख्त, यानी कि जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, उनके कारोबार बर्बाद हो जाते हैं, लोगों ने खुदकुशियां तक की हैं। तो एक सिस्टम जो है जो ऑलरेडी उसको अल्टरनेट, और इन्होंने अल्टरनेट डिस्कस भी किया, इन्होंने अल्टरनेट ना सिर्फ फेडरल शरीयत कोर्ट में बल्कि जब पहली दफा अपील हुई तो उस वक्त भी जाके वहां पे अल्टरनेट वहां पे भी डिस्कस हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी।
और फिर रिमांड ज़ाहिर है यहाँ पे हुआ। और ये जो भी आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, देखें बड़ा अच्छा सा इन्होंने मतलब है कि शुगर कोटेड किस्म की इन्होंने अपील की, लेकिन मकसद यही है कि इस चीज को डिले किया जाए। मैं ये कहता हूं कि देखें इस चीज को डिले आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपने रिव्यू करना था और कोई गाइडेंस लेनी थी तो आप फेडरल शरीयत कोर्ट के पास दोबारा चले जाते हैं कि इन इश्यूज के ऊपर हमें कुछ क्लैरिफिकेशन करते हैं कि हम किस तरह, हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि हर किस्म की मईशत की जो बात हो रही है, माशी जो इश्यूज हैं उनके तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशंस भी होती हैं, डिबेट्स भी होती हैं, जो कि होनी भी चाहिए। इस मसले के ऊपर क्या कोई कमेटी बनाई गई, क्या कोई टास्क फोर्स बनाई गई कि जी इस मसले को भी तो देखें ना कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की जाएगी, जो कि ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं किया जा रहा। और इसको तो इस तरह से है कि जैसे इट्स नॉन इशू, एक जजमेंट आ गई और पॉलिटिकल भी चूंकि होती नहीं। और मैं कह रहा हूँ, बार बार गवर्नमेंट आई, किसी गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट शो नहीं किया कि जी आप इस इश्यू के ऊपर जरा फोकस करके आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर जाएं। और हमारा हाल ये है कि हमारा आज का जो बजट है, जो इस दफा बजट पेश हुआ 9,500 और कहते हैं 10,000 हो जाएगा। 10,000 में से 4,000 जो अरब रुपए है वो सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट है, सिर्फ सूद की पेमेंट है, 4,000 अरब रुपया। अच्छा सर, ये बिल्कुल है सर। एक सेकंड, एक चीज जो इस अपील के अंदर भी जो कि स्टेट बैंक ने की है, अब आप कह रहे हैं नेशनल बैंक और भी निजी बैंक है, वो एक बात कह रहे हैं कि नहीं, फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको अप्रिशिएट किया है अपने उस फैसले के अंदर भी कि जो पैरेलल इस्लामिक बैंकिंग का एक चैप्टर हमारे मुल्क में चल रहा है, वो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम का कोई 19.4% उसके अंदर कंज्यूम हो रहा है और उसकी बड़ी अप्रिसिएशन भी है। क्या जो अज़री बात है, आपका मुशाहिदा है, आप लोगों से भी मिलते हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी है, क्या ज़रा इख्तिसार से फरमाइएगा, क्या वो निज़ाम आपको लगता है अगर उसके ऊपर ज़्यादा काम किया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो सकती है आपके नज़दीक? देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑन इकोनॉमी और ना ही इस्लामिक इकोनॉमी के ऊपर मेरी कोई एक्सपर्टीज है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं तकी उस्मानी साहब वो एक्सपर्ट हैं, पूरी दुनिया में उनकी रिप्यूट है इस बारे में जी। और आप फिर इसी तरह से इनके PMLN के सईद साहब रहे हैं, जो नेशनल बैंक के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, जो डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने बरतानिया में इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बड़ा काम किया, तो उनको आप एंगेज कर लें। फिर डॉक्टर वकार मसूद जो इनके सेक्रेटरी, इनकी गवर्नमेंट में सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उन्होंने 7 दिन जाके ये केस लड़ा था सूद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, इन लोगों से तो आप कम से कम मशावरत लें और पूछें उनसे कि रुकावट क्या हो सकती है। और ये जो टेक्निकल सवाल है, ज़ाहिर है मैं नहीं दे सकता, लेकिन एनी हाउ मेरी जब इन लोगों से बात होती है, टेक्निकल जितनी भी अल्टरनेट है वो अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ एम्फसिस नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार रवाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इशू अहम है जी, फेडरल शरीयत कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला आया, स्टेट बैंक ने उसके ऊपर अपील की है और जो प्ली ली गई है वो ये है कि वजाहत चाहते हैं रियासत भी, स्टेट बैंक में और कुछ कमर्शियल बैंक्स भी कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला है उसके हवाले से वजाहत मिले। और जो टाइम है वो तो 5 साल का है, लेकिन कुछ ऐसा एरियाज हैं जिनके ऊपर वजाहत तलब की है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। बहरहाल ये इशू, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, मजहबी हवाले से बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा फैसला जिसको आने में 3 दहाइयाँ लग गई, अब फिर उसके खिलाफ अपील गई है, मामला कहाँ जाएगा ये तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं प्रोग्राम में। कोरोना की वबा, बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि वो ख़त्म हो गई, लेकिन कराची के अंदर इस वक्त स्काई रॉकेट कर रहा है, शरह बढ़ गई है और इसका खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद खुदा न खास्ता दूसरे पाकिस्तान के हिस्सों में भी जाएगा और इसी तरह ट्रांसफ़र होगा। इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कोरोना वायरस के हवाले से एक जो जनरल इम्प्रेशन लोगों के जहनों में ये बैठ गया कि बड़ी मैसिव लेवल पर वैक्सीनेशन भी हुई है, बहुत कुछ किया हुकूमत पाकिस्तान ने, कोरोना की वबा ख़त्म हो गई, ऐसा तासुर क्रिएट किया गया। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि कोरोना की छठी लहर भी आ रही है। इस हवाले से कराची के अंदर जो नंबर्स हैं वो अलार्मिंग हैं और बहुत से लोग शायद ये भी समझ रहे हैं कि शायद ये कराची तक ही महदूद रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। माजी में भी देखा गया है कि स्प्रेड होता है और फिर पूरे मुल्क में जाता है। इस वक्त कराची के अंदर जो रेशो है कोरोना वायरस केसेस की वो बहुत हाई है। हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर कैसर सजाद साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं PM और एक नामवर सर्जन है, ENT के हेड एंड नेक सर्जन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए
बताइएगा, अब ये क्योंकि हमने पहले भी जब कोविड आया था और मुतअद्दिद दफ़ा आपसे गुफ्तगू की, आपने रहनुमाई की इस हवाले से, इस वक्त जो ये स्टेज है या इस वेरिएंट के हवाले से आप अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ बता सकें, क्या कितना कंसर्निंग है ये आपके लिए इस वक्त बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, बीइंग अ डॉक्टर, कि ये जो छठी वेव आई है? बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली देखिए, ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है और ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और तशवीश की बात जरूर है, पैनिक नहीं होना चाहिए, मैं पैनिक नहीं करना चाहता, लेकिन तशवीश की बात जरूर है कि अगर हमने अभी इसको नहीं रोका, इसके फैलाव को, ये जो ट्रांसमिशन है इसका, अगर ये ट्रांसमिशन नहीं रुका तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि थर्ड वेव आ गई है और फिर वो सारी बातें जो हम पिछले 5वें वेव्स में और 4th और 3rd वेव में करते रहे हैं, इससे पहले जितने वेव्स थे वो सब हमें करना पड़ेगा। और इस वक्त ग्रेजुअली हॉस्पिटलाइजेशन पे बर्डन बढ़ता चला जा रहा है और हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ती चली जा रही है। सिमिलरली जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो भी बहुत बढ़ रहे हैं और जो रजिस्टर्ड केसेस हैं वो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन कराची में 22% है पॉजिटिविटी रेट और ओवरऑल 3 से ज्यादा % पूरे पाकिस्तान की है। लेकिन ये वो फिगर है, ये वो है जो कि रजिस्टर्ड है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं कोरोना वायरस के इस सब वेरिएंट से, जो कि अपना टेस्ट नहीं करा रहे हैं या लैब की तरफ नहीं गए हैं। और मैं समझता हूं कि ये आपको फिगर आपके जरिए लोगों को बता दूं कि इस वक्त कराची में कम से कम 35% पॉजिटिविटी रेट है और जो कि बहुत अलार्मिंग है और इस पे हमें बहुत ही गौर करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है और इसको संजीदगी से हम आवाम को भी सोचना पड़ेगा, इसकी रोकथाम करनी पड़ेगी और हुकूमत को भी प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंटेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक मैस वैक्सीनेशन कैंपेन थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, बड़ा काम हुआ, NCOC ने भी बड़ा काम किया। अब ज़्यादा वल्नरेबल लोग, ठीक है, मेरे जैसे आम इंसान को जो कि डॉक्टर नहीं है उसे भी समझ आता है कि जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो बहुत वल्नरेबल है, लेकिन वो लोग जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, चाहे वो कोई चाइनीज़ वैक्सीन लगी हो या फाइज़र के उनको शॉट लगे हों, लेकिन वल्नरेबिलिटी किस हद तक और किसकी ज़्यादा है? सिर्फ उस शख्स की जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है या वैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी उनको भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है? बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही है मुनीब। ये जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो टार्जन बन जाए और वो बेफिक्र होके हुजूम में घूमते रहें या SOPs को फॉलो ना करें। ये जरूर है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाया हुआ है उनको अगर कोरोना का अटैक होता है, उनको वो इन्फेक्टेड होते हैं, तो वो जो है उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, या ये कहना चाहिए कि उनमें शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं होगी कि उनको खुदा न खास्ता हॉस्पिटलाइज करना पड़े। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन सिरे से ही नहीं लगाया है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। और इसमें एक और बात बता दूं कि जिन्होंने सिर्फ 2 वैक्सीन लगा लिया है और बूस्टर नहीं लगाया है वो भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि बूस्टर लगाना बहुत जरूरी है। ये जो इंटरनेशनली मैं जूम पे बैठता हूं, दुनिया में जो दूसरे ममालिक की बातें मैं जूम पे सुनता हूं, डिस्कशन जब होती है, तो ये डाटा सामने हमारे पास आ रहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड है प्लस बूस्टर डोज लगाया हुआ है वो बहुत ज्यादा सेफ है। तो लिहाजा जिन लोगों ने सेकंड डोज लगाया हुआ है और बूस्टर भी एक लगाया हुआ है वो बहुत ज्यादा सेफ है, लेकिन वो ज्यादा सेफ है जिन्होंने सेकंड बूस्टर भी लगा लिया है। तो लिहाजा जिन्होंने अपनी फर्स्ट बूस्टर लगाए हुए, जिनको 4 महीने हो गए हैं, वो सेकंड बूस्टर लगा ले। जिन्होंने बेसिक जो वैक्सीन है उनको लगाए हुए 6 महीने हो गए, वो फर्स्ट बूस्टर जरूर लगा ले। इस वक्त बहुत अच्छा चांस है कि हुकूमत पाकिस्तान ने डे 1 से फर्स्ट वैक्सीन लगा रही है, तो इससे फायदा उठाना चाहिए, इससे पहले इससे देर ना हो जाए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट मुनीब, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए हमारे मुल्क में इस वक्त, हमने पहले भी ये बात कही थी, हमने एतराज किया था हुकूमत पे भी कि सब चीजें खोल दी गई हैं, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है और लोग उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो मास्क पहन के गैदरिंग में जाते हैं।
और हमने उस वक्त भी खदशा जाहिर किया था कि ये स्प्रेड हो जाएगा अगर हम यही रवैया रखें, जो कि आज हो गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त भी देर नहीं हुई है। आवाम को चाहिए कि जब घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगा लें। देखिए, हुकूमत को चाहिए कि मास्क मैंडेटरी होना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं पिछले 4-5 दिन से हुकूमत पे जोर दे रहा हूं कि हुकूमत मैंडेटरी करे मास्क की एंट्री ना करे किसी जगह पे बगैर मास्क के। तो आज मैंने सुना है कि सिविल एविएशन में और दूसरी जगहों पे शायद मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है। तो मास्क बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। प्लस लोगों को चाहिए कि आपस में फासला रख के बैठे और खुदारा मैं देख रहा हूं कि लोग हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं। ये रवैया थोड़े दिन के लिए दोबारा तर्क कर दे और शादी ब्याह में या कहीं पर भी जाते हैं तो हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले और अपने आप को और अपने प्यारे दुलारों को वैक्सीनेट जरूर कराएं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि ये स्प्रेड ना हो और हमारा तमाम ये जो माहौल इस वक्त है, तमाम ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहे, तो आपको ये काम करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जरा इख्तिसार से बता दीजिएगा, बड़ा आखिरी सवाल है मेरा कि अब ईद बिल्कुल करीब है और कराची के अंदर आपने कहा अलार्मिंग है, जो आप बता रहे हैं कि जो वैसे जो रिपोर्टेड फिगर है वो 22% है, बट आप कह रहे हैं 30-35% पे है, तो पॉजिटिविटी रेशो इसकी, तो इसका मुल्क के दूसरे हिस्सों में स्प्रेड होने का चांस क्या वो कितना उसका है आपको लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका मुनीब। मैं चाहता था कि आप ये सवाल करें, वरना मैं ये समझ रहा था कि टाइम खत्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही हमारा त्यौहार आ रहा है, हमारा सेलिब्रेशन है, और ये सेलिब्रेशन जो है वो मवेशी मंडी में जाके लोग मिलते हैं, फिर बाजारों में भी जाते हैं, तो बड़ा चांस है कि ये जो है वो स्प्रेड हो। तो लोगों को चाहिए कि मास्क लगा के मवेशी मंडी पे जाएं और ग्लव्स पहनकर मरीजों उसको जानवरों को देखें और ये शॉपिंग करें। और इसके साथ साथ जब ईद की नमाज पढ़े तो खुदारा हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले और एक रेस्पेक्ट दे दें लोगों को कि जी ठीक है, ईद मुबारक कह दें। और चूंकि इससे ज्यादा खतरा होगा जब हम कुर्बानी के बाद दावतों में जाएंगे और गोश्त खाएंगे, तो जब मिल के बैठेंगे तो ये बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है कि आगे चल के हम खुदा ना खास्ता कोई लॉकडाउन का सामना ना करना पड़े। तो लिहाजा ये बहुत एहतियात की जरूरत है इस त्यौहार में हमें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर असद मौजूद थे। इस वक्त कोरोना की लहर है, मौजूद है कराची के अंदर, जिस तरह वो बता रहे थे कि रिकॉर्ड हाई है और इस एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उम्मीद की जाती है कि लोग एहतियात करेंगे भी। इस सेगमेंट का मकसद यही था। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।